हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 161 और 162 हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो भी सेक्शन हम कवर कर चुके हैं, सो आप प्लीज इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलिए सेक्शन 161 देखते हैं क्या कहता है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। आपने 160 में देखा था कि पुलिस ऑफिसर कॉल या ऑर्डर करके जो है उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बुलाता है। अब उस व्यक्ति को जो पुलिस स्टेशन में बुला लिया गया है, जो विटनेस है, अब उसको एग्जामिन किस तरीके से किया जाएगा, ये आपका सेक्शन 161 बताता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं और साथ के साथ मैं आपको इसे समझाती जाती हूँ क्या कह रहा है ये। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, सब सेक्शन 1 देखिए। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर कौन सा ये, चैप्टर 12 के अंदर अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ये जो सारी चीजें चल रही है इन्वेस्टिगेशन के दौरान चल रही हैं, कोई और टर्म या यूज नहीं हुई है। और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज स्टेट गवर्नमेंट में, अगर कोई स्पेसिफिक रैंक वाला पुलिस ऑफिसर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी और कानून में, स्पेशल लॉ में अगर बताया गया है, वो अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है चैप्टर 12 के अंदर, by general or special order prescribed in this behalf acting on the requisition of such officer may examine orally any supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। तो उस व्यक्ति को वो ओरली एग्जामिन कर सकता है जो व्यक्ति उस इशू, उस केस से एक्वेंटेड मतलब परिचित है, जिसको उसके बारे में कोई जानकारी है, तो उस व्यक्ति को वो ओरली एग्जामिन करेगा। नेक्स्ट सब सेक्शन देखिए। Such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer। तो उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो है बाउंड है सभी सवालों के सही सही जवाब देने के लिए। अदर देन जो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब इन सवालों के वो जवाब ना भी दे तो चल जाएगा, लेकिन इन्हें छोड़कर बाकी सारे सवालों के वो सही सही जवाब देने के लिए बाउंड है। Questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने से वो खुद ही अगर मुजरिम बन जाता है, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग जो क्वेश्चंस जो रहते हैं उनको आंसर करने के लिए वो बाउंड नहीं है, या फिर जिसकी वजह से उस पर कोई पेनल्टी लग सकती है या फिर कोई फॉरफीचर हो सकता है, तो ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए वो बाउंड नहीं है। अब इस सब सेक्शन के साथ आपको और कौन से सेक्शन पढ़ने चाहिए वो मैंने यहाँ लिख दिया है। आर्टिकल 20 क्लोज 3, आर्टिकल सेक्शन 132 एविडेंस एक्ट का और सेक्शन 179 आईपीसी का। अब देखिए सेक्शन आर्टिकल 20 क्लोज 3 जो है वो बेसिकली एक्यूज्ड के बारे में, वहां विटनेस के बारे में बात नहीं की गई। मतलब किसी भी व्यक्ति को आप अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए, कोई स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, वहां विटनेस के बारे में नहीं बात है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेक्शन है वो किससे और रिलेट करता है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 132 एविडेंस एक्ट और सेक्शन 179 ऑफ आईपीसी। अगर कोई पुलिस ऑफिसर सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस को छोड़कर उसके अलावा अगर दूसरे सवालों के जवाब भी वो व्यक्ति अगर नहीं देता है, तो उसके खिलाफ सेक्शन 179 के अंडर जो है एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सब सेक्शन 3। The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section। तो जो वो orally examine कर रहा है उसको written format में वो लिखेगा, and if he does so he shall make a separate and true records of the statement of each such person whose statement he records। each such person मतलब अगर एक से ज्यादा अगर विटनेस हैं, व्यक्ति हैं जिनसे ये सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो हर किसी की स्टेटमेंट को जो है सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। कंबाइन करके नहीं होता है, स्टेटमेंट एक थ्योरी फॉर्मेट में भी नहीं होता है, ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहता है और सबके जो जवाब हैं वो अलग अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रोवाइजो देखिए, दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो इस स्टेटमेंट को ऑडियो या वीडियो मीन्स में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो देखिए, फर्दर दैट द स्टेटमेंट ऑफ अ वुमन अगेंस्ट whom an offense under section 354 A B C D 376 A B C D E और 509, अगर वो किसी महिला के खिलाफ ये वाले ऑफेंस हुए हैं या इनका अटेम्प्ट भी अगर किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर है वो महिला पुलिस ऑफिसर रहेगी सवाल जवाब करने के लिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, इन सब चीजों के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 162 क्या। सेक्शन 162 को देखिए क्या कहता है, स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड। जो आपने सेक्शन 161 में देखा कि विटनेस को पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा है, उसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एग्जामिनेशन किया जा रहा है, उसको उसकी ओरल स्टेटमेंट को रिटन फॉर्मेट में किया जा रहा है। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको साइन करने की जरूरत नहीं है, बट जनरली जो पुलिस ऑफिसर उस पर सिग्नेचर ले लेता है तो कोई डरने की बात नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहता है कि उसको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका सेक्शन 162 बताता है। देखिए सब सेक्शन 1, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। तो ये स्पेसिफिकली कह रहा है आपके इस चैप्टर 12 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं पुलिस ऑफिसर के सामने, शैल इफ रिड्यूस टू द राइटिंग, अगर उसको ऑरली जो स्टेटमेंट दी है उसको रिटन फॉर्मेट में जो कन्वर्ट किया गया है, बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, नोर शेल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन अ पुलिस डायरी और अदरवाइज। तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपने ऐसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में या फिर केस डायरी में, जो पुलिस डायरी जो रहती है उसमें अगर लिखा गया है, और any part of such statement or record be used for any purpose save as hereinafter provided, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन जो एक्सेप्शंस, जो प्रोवाइजो यहाँ बताए गए हैं उसको छोड़कर उस स्टेटमेंट का कहीं और कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो वो हम प्रोवाइजो में देखेंगे कि उस स्टेटमेंट का किस तरीके से या किन किन चीजों में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड। क्लियर है, प्रोवाइजो जानना बहुत जरूरी है कि उस स्टेटमेंट का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका प्रोवाइजो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इन स्टेटमेंट पे साइन करने से क्यों मना किया जाता है। जनरली क्या होता है कि जब कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो कुछ ना कुछ बताता है, फैक्ट्स बताता है घटना के बारे में कि क्या उसने देखा। अब उस व्यक्ति को, विटनेस वो है ही, उसे कोर्ट की जब प्रोसीडिंग ट्रायल जब स्टार्ट होता है तो उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा, फिर से उसकी स्टेटमेंट ली जाएगी कि भी उसने क्या देखा। तो उस पे कोई मेंटल प्रेशर ना बन जाए कि उसे कि भी डिट्टो सेम वैसी ही स्टेटमेंट देनी है। हो सकता है कि कोर्ट का जो ट्रायल है स्टार्ट होने में बहुत समय लग जाए, साल महीने जो भी है, तो भूल भी सकता है। तो उस पे कोई मेंटल प्रेशर ना बने, वो किसी दबाव में ना आए, वो सच सच ही बोले। इसीलिए जो है इन स्टेटमेंट को जो साइन करने से मना किया गया है। जो उसने देखा है, जो एक्चुअल में हुआ, वो ही वो कोर्ट में जाके बोले। लेकिन एक बार जो उसने कोर्ट में बोल दिया वो उसी पे उसे रहना पड़ेगा, वरना तो उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। तो कोर्ट में बोलने से पहले ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। सो इसका प्रोवाइजो देख लेते हैं क्या कहता है। प्रोवाइजो में दो चीज बताई गई है। पूरा प्रोवाइजो मैं आपको नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। तो जो ये स्टेटमेंट है उनका क्या इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन किया जा सकता है, उसके स्टेटमेंट पे उसे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। दूसरा, री एग्जामिनेशन किया जा सकता है। आपको पता ही होगा कि जो विटनेस है वो प्रोसिक्यूशन की साइड से आता है। प्रोसिक्यूशन जो है विटनेस को बुलाएगा और जो डिफेंस काउंसिल होती है जो वो उसको उस स्टेटमेंट पे उसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। लेकिन उससे पहले उसे ये प्रूव करना होगा कि जो स्टेटमेंट दी गई है, डिफेंस को प्रूव करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट दी गई है वो उसी व्यक्ति, उसी विटनेस के द्वारा ही दी गई है। तो जो उसने स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट पे जो है डिफेंस काउंसिल जो है उसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। सिंपल है। अब मैं आपको बताती हूँ री एग्जामिनेशन का किस तरीके से। री एग्जामिनेशन देखिए, अब अगर जो विटनेस की प्रीवियस स्टेटमेंट है उस पे अगर डिफेंस काउंसिल ने उसे अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन अगर उसका हो गया है उस पे, तो प्रोसिक्यूशन जो है उस विटनेस को फिर री एग्जामिन करेगा। सिंपल है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, ये आपको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। सपोज करिए मैं प्रोसिक्यूशन की साइड से हूँ और मैंने किसी विटनेस को बुलाया और विटनेस जो है हॉस्टाइल हो जाता है, मतलब जो वो पहले कह रहा था उसकी जगह वो कुछ और कहने लग जाता है। तो क्या होगा, तो प्रोसिक्यूशन जो है, मतलब मैं जो हूँ वो उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती हूँ उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट पे, और उसके बाद जो है डिफेंस काउंसिल के पास फिर ये पावर आ जाती है जो उसने बोला है उसी बेसिस पर वो उसे कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है, उसको री एग्जामिन भी कर सकता है। कभी भी डिफेंस काउंसिल को कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या री एग्जामिन करने के लिए,
ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट ये है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बोलता है। इसका जो प्रोवाइजो है वो कॉन्ट्राडिक्शन की बात करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन की बात यहाँ नहीं हो रही है। आपसे पूछा जा सकता है सवाल में कि प्रोवाइजो किस बारे में, वो कॉन्ट्राडिक्शन या री एग्जामिनेशन के बारे में ही है। तो कॉन्ट्राडिक्शन पे आपको एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए किसी विटनेस ने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जिसमें वो कहता है कि उसने किसी व्यक्ति का खून कत्ल होते हुए देखा, किसी नाइफ से, किसी चाकू से उसे कत्ल होते हुए देखा। लेकिन जब वो कोर्ट के अंदर आता है तो अगर वो ये कह दे कि मैंने मर्डर होते हुए देखा ही नहीं है, या फिर मैंने उसे गोली चलाकर उसका मर्डर होते हुए देखा है, तो ऐसा अगर वो कोई स्टेटमेंट में बदलाव आता है तो उस स्टेटमेंट के बेसिस पर उसे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। और इसमें एक चीज और ये है कि ये जो आपका प्रोवाइजो है ये कब लगेगा, जब विटनेस जो है प्रोसिक्यूशन की साइड से आ रहा है। लेकिन अगर विटनेस जो है डिफेंस काउंसिल की साइड से आ रहा है तो सेक्शन 162 का जो मेन क्लोज है जो आपका, वो लगेगा, प्रोवाइजो वहां वर्क नहीं करता है। ठीक है, आगे इसके प्रोवाइजो में सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट भी बताया गया है। उसमें देखिए, जब आप सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो उसमें दो पार्ट हैं उस सेक्शन के। एक है क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में, एक बताता है आपको कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में। तो इस सेक्शन का हाफ पार्ट जो कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में है वही जो है यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये सेकंड पार्ट जो है यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका सब सेक्शन 2 देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक और चीज बताता है कि ये सेविंग क्लोज है। सेविंग क्लोज है मतलब आपका सेक्शन 162 का सब सेक्शन 1 जो है ना, वो इन पर वर्क नहीं करेगा। जो उसका प्रोहिबिशन है वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। कहाँ? जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन होता है, मतलब मरते समय जो व्यक्ति अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उस पर ये जो प्रोहिबिशन है सेक्शन 162(1) का, वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। सेक्शन 32 क्लोज 2 के अंदर जो है ये। दूसरा, डिस्कवरी स्टेटमेंट जो होती है सेक्शन 27 के अंदर जो है, उस पर भी आपका सेक्शन 162 के सब सेक्शन 1 जो का प्रोहिबिशन जो है वो वर्क नहीं करता है। इसको अभी थोड़ा सा डिटेल में समझ। जब आप ये सेक्शन पढ़ते हैं तो इसमें एक टर्म यूज हुई है, कॉन्ट्राडिक्शन बाय ओमिशन। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। सपोज करिए आप विटनेस हैं, आपको कोई स्टेटमेंट देनी थी, कोई जवाब देना था, लेकिन कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप कुछ नहीं बोलते हैं जो बहुत रिलेवेंट है, आपको पता भी अगर है या नहीं है वॉटेवर, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते, आप चुप रह जाते हैं। इसका एक केस था, कपूर सिंह राणा केस जो है, आप होपफुली आपने पढ़ा ही होगा। इसमें जो लड़की है उस पर एसिड फेंका जाता है, तो वो मरते समय जब उस पर वो एसिड वगैरह फेंका गया था तो तब वो अपनी माँ को कुछ बताते, उसकी माँ वहीं खड़ी होती है और उसकी मदर जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाती है, वो सब कुछ बताती है। लेकिन वो ये चीज तब नहीं बोलती है जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है कि भी किस व्यक्ति ने उस पर, उसकी डॉटर पे तेजाब फेंका, वो ये चीज नहीं डिस्क्लोज करती है और उसकी डॉटर ने उसे बताया था। तो जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है तब वो कोर्ट में आकर वो ये चीज स्पेसिफिकली बताती है कि भी मेरी मरती हुई डॉटर ने जो है मुझे ये बताया था कि किस व्यक्ति ने, कपूर सिंह राणा जो ये व्यक्ति है, उसी ने ही उस पे वो एसिड जो है वो फेंका था। तो यहाँ पर वो साइलेंट हो जाती है। जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए तब वो ये चीज डिस्क्लोज नहीं करती, लेकिन कोर्ट में जब वो आती तब वो ये चीज डिस्क्लोज करते बताते कि उसकी डॉटर ने ये सब कुछ बताया था। तो इस बेसिस पे, उसके साइलेंस पे जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है। तो ये है कॉन्ट्राडिक्शन बाय ओमिशन। ठीक है, अब कुछ सिचुएशन समझते हैं कि आपका सेक्शन 162 जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। अब सेक्शन 162 कहाँ कहाँ वर्क नहीं करता है या फिर एप्लीकेबल नहीं होता है, देखिए। सिविल मैटर्स में आपका सेक्शन 162 का कोई रोल नहीं है। सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस के बारे में है, सीआरपीसी का सेक्शन 125, वहां पर 162 का कोई रोल नहीं है। या फिर एनी अदर इंक्वायरी और ट्रायल, वहां पर भी सेक्शन 162 का कोई काम नहीं है। और एक चीज और, आपका सेक्शन 162 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन जान लीजिए। अगर आपके चैप्टर 12 का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, चैप्टर 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुआ, आपने इन सेक्शंस में पढ़ा ही है, हर जगह आ रहा है कि चैप्टर 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई है, ठीक है, और उसके बेसिस पर पुलिस रिपोर्ट का सबमिशन हुआ है और कॉग्निजेंस अगर लिया गया है आपके सेक्शन 191B जो एफआईआर के बारे में है, अगर वो सब प्रोसेस अगर हुआ है तो आपका सेक्शन 162 एप्लीकेबल होगा इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सिंपल है।
लेकिन अगर कोई कंप्लेंट प्रोसेस हुआ है, कंप्लेंट अगर कोई फाइल हुई है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग अगर चलाई गई है, तो आपका चैप्टर 12 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो होने का मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है ना। तो जब वो चैप्टर 12 का इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है तो फिर ये सेक्शन 162 भी नहीं लगेगा। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आपने सीआरपीसी का सेक्शन 2D पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा। सेक्शन 2D का जो एक्सप्लेनेशन है, अगर उसको एप्लीकेबल किया गया है, एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, 2D का स्टार्टिंग का नहीं मैं बोल रही हूँ, सिर्फ एक्सप्लेनेशन, अगर एक्सप्लेनेशन का जो है इस्तेमाल किया गया है सेक्शन 2D और उस सिचुएशन में चैप्टर 12 का अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो आपका सेक्शन 162 एप्लीकेबल होगा। सिंपल है। तो ये सारा था आपका सेक्शन 161, 162। आई होप कि भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं भी कोई डाउट है या कोई इशू है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।